Okay, so बच्चों, if you talk about energetics, तो energetics is one of the chapter. You can see this. इसका नाम जो connected है, वो energy से connected है, right? Energetics, energy से connected है, and many of you are familiar about this. कि यार केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा जिस एनर्जी की बात की जाती है वो होती है थर्मल एनर्जी। सबसे ज्यादा कोई रिएक्शन कराना है, हीट कर दो। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाना है, हीट कर दो। हीटिंग की बात, थर्मल डिकम्पोजिशन, तोड़ना है, हीट कर दो। क्रैकिंग इज वन ऑफ द प्रोसेस, तोड़ दें उसको, भाई हीट से टूट जाता है ना। तो बहुत सारी बातों में डिफ्यूजन तेज करनी है, हीट कर दो। बहुत सारी चीजों में हमने क्या देखा है, हमने ये देखा है कि किसी चीज को डिसॉल्व नहीं हो रही, उसको डिसॉल्व करना है, एक्स्ट्रा टेम्परेचर देके डिसॉल्व कर दिया, टूटने रही, हीट देके तोड़ दिया। हर जगह पर वी फाइंड दैट यार के हीट इज वन ऑफ द मेन सोर्स और मेन थिंग जो कि आप कह लें कि हमारे केमिस्ट्री रिएक्शन में बड़ी यूज होती है। फ्लेम टेस्ट कर रहे हैं, हीट कर लो। सॉल्ट को डिसॉल्व कर रहे हैं, हीट कर लो। वॉशिंग कर रहे हैं तो भाई टेम्परेचर हम डाउन कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं। बहुत सारी जगहों पर आपने देखा है, अभी आप ऑर्गेनिक पढ़ के फारिग हुए, आपने देखा हीट अंडर रिफ्लक्स, हीट अंडर रिफ्लक्स, हीट एंड डिस्टिल। 10 जगह पर आपने इस तरह की जो है अल्फाज सुने हैं, तो इसका मतलब इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। हीटिंग, थर्मल, आपके पास जो एनर्जी है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है आपकी केमिस्ट्री का। अगर आप इन टर्म्स ऑफ एनर्जीज बात करें तो एनर्जी इज वन ऑफ द मेन एनर्जी इन केमिस्ट्री इज हीट एनर्जी। सो टोटल प्रोसेस, ये पूरा चैप्टर आपके पास जो डिपेंड करता है वो किस पर डिपेंड करता है बच्चों? थर्मल एनर्जी पे, हीट एनर्जी पे। So the main thing that you need to discuss over here, the main energy that you need to see in this chapter would be what बच्चों? It would be thermal energy. हीट एनर्जी की बात आप यहाँ करने वाले हैं, हीट एनर्जी की आप बात करने वाले हैं, थर्मल एनर्जी की आप यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है भाई, थर्मल एनर्जी। So on the basis of heat energy and on the basis of thermal energy, बच्चों, we actually have two types of reactions. We actually have two types of reaction, and we talk about this in O levels as well. One of them is exothermic, and one of them is endothermic. We have two types of reaction on the basis of heat energy. We know that one of the reaction is exothermic and one of the reaction is endothermic. Exothermic वो reaction in which heat energy releases to the surrounding. Such reactions in which heat energy releases to the surrounding. Surrounding के अंदर आपके पास अगर heat energy release हो रही है, so it is actually one of the process known as exothermic. And we all know that the basic example of this is combustion. आप सबने ही देखा होगा ये प्रोसेस अपने घर के किचन्स में। वहां पर जब आप खाना बना रहे होते हो, जब आप चाय बना रहे होते हो, जब आप कोई भी ऐसी चीज जो कि आप चूल्हे पे कर रहे होते हो, आपको पता है वहां पर जब आप खड़े होते हो तो यू फील हॉटनेस, आपको गर्मी लगना शुरू हो जाती है, वहां पर पसीने आना शुरू हो जाते हैं आपको वहां पर, बिकॉज यू नो दैट जो प्रोसेस आप कर रहे हो, जो केमिकल रिएक्शन आप कर रहे हो, उसके अंदर एनर्जी रिलीज हो रही है। एनर्जी इज वन ऑफ द प्रोडक्ट इन दैट रिएक्शन। क्या हुआ, आपके पास रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, दैट्स फाइन, बट साथ साथ आपके पास एनर्जी भी रिलीज हो रही है, विच इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ व्हाट इज द मेन रीजन फॉर योर रिएक्शन। क्यों अम्मी बिरयानी बना के वक्त वो भाई मीथेन गैस क्यों बंद करी, क्यों बंद करी? इस वजह से कर रही है कि बिरयानी के चावलों के अंदर साथ साथ थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी, वो बिरयानी के जो चावल हैं थोड़े से गीले हो जाएंगे, क्योंकि वाटर इज वन ऑफ द प्रोडक्ट इन द कंबस्शन ऑफ मीथेन। अम्मी क्यों कंबस्ट कर रही है भाई मीथेन? अम्मी क्यों कर रही है? अम्मी सिर्फ इसलिए नहीं कर रही कि कार्बन डाइऑक्साइड बन जाए, अम्मी इसलिए नहीं कर रही कि वाटर मॉलिक्यूल्स वहां जनरेट हो जाए, अम्मी इसलिए मीथेन गैस को कंबस्ट कर रही है, स्वीट गैस को कंबस्ट कर रही है, ताकि उस रिएक्शन से एनर्जी रिलीज हो और जो हीट रिलीज हो वो खाना पकाने में काम आए, राइट? सो the main reason for the combustion reactions is actually heat. So heat is one of the product in combustion reactions, ठीक है ना, जिसको हम खाते में भी नहीं लेते। हम जब इक्वेशंस लिख रहे होते हैं तो हम हीट को सोचते भी नहीं है कि हीट इज वन ऑफ द प्रोडक्ट ओवर हियर। हम बस बोलते हैं भाई कंबस्ट किया हमने, ऑक्टेन कंबस्ट किया, गाड़ियों में पेट्रोल कंबस्ट किया, मेन थिंग इज कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गया, वाटर प्रोड्यूस हो गया, दैट्स इट। नहीं, मेन प्रोडक्ट की तो हमने बात ही नहीं की, एनर्जी की तो हमने बात ही नहीं की। उस एनर्जी की वजह से जो इंजन स्टार्ट हुआ है, उस इंजन के स्टार्ट होने से जो गाड़ी चली है उसकी तो हमने बात ही नहीं की। हमने बात की सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की। कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी गाड़ी चलती है, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस होने से थोड़ी ना एयरप्लेन आपके पास हवाओं में उड़ते हैं, है ना भाई? कार्बन डाइऑक्साइड के पैदा होने से थोड़ी ना हमारे घर में बिरयानी, सालन, कौरमे बन रहे हैं, ऐसे तो नहीं बन रहे ना।
मेन रीजन जो है कंबस्टन का वो क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ये एनर्जी रिलीज करते हैं, जिसकी एनर्जी के रिलीज होने की वजह से आपके पास केमिकल प्रोसेस की वजह से आप अपना काम कर पाते हो. So the main reason for exothermic reactions are actually they are producing heat energy. और उस हीट एनर्जी की वजह से आप बहुत सारे इंजन चलाते हो, उस हीट एनर्जी की वजह से आप अपने घरों में खाना बनाते हो, उस हीट एनर्जी की वजह से इवन कि अगर आप सूरज की बात करें तो सूरज भी आपके पास हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है आपको, और वो आप जब बॉडी में आप अपने एब्सॉर्ब करते हो तो आप बहुत सारे काम करते हो, है ना. तो आपके अंदर भी मस्कुलर एनर्जी आती है हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब करने के बाद. तो बहुत सारी चीजें हीट एनर्जी से चलती हैं, और वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस करते हैं. ठीक है, सेम एज इट इज अगर आपने देखा हो गर्मियों के अंदर हम सब पेड़ों के नीचे बैठना पसंद करते हैं, इवन के हमारे घरों की छत के नीचे भी छांव होती है, लेकिन हम पेड़ों के नीचे बैठते हैं. क्यों? क्योंकि देखो छांव तो छत भी दे रही है और पेड़ भी दे रहा है, बट पेड़ के नीचे बैठने का मकसद हरगिज ये नहीं होगा कि आप छांव की वजह से वहां बैठ रहे हो. छांव तो और भी बहुत सारी जगहों पर आ सकती है, आप वहां पर भी बैठ सकते हो, लेकिन हम पेड़ के नीचे स्पेसिफिकली इसलिए बैठते हैं बिकॉज पेड़ जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, और photosynthesis is one of the process which is actually endothermic. वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, वो सराउंडिंग की एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है. सराउंडिंग की एनर्जी को जब वो एब्जॉर्ब करता है तब वो अपने लिए खाना बनाता है, सक्रोज या ग्लूकोज जो भी बनाता है वो अपने लिए तब बनाता है जब वो सराउंडिंग की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है. अब सराउंडिंग की जब एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी तो वहां का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाएगा एज कंपेयर टू अदर एनवायरमेंट, राइट. तो इस वजह से हम जब पेड़ों के नीचे बैठते हैं तो हमें ऐसा फील होता है थोड़ा थोड़ा सा बेहतर माहौल है यहाँ पर, बाकी माहौल से बेहतर माहौल है. अगर सामने 45 डिग्री सेंटीग्रेड तो यहाँ एटलीस्ट 40 है, थोड़ा सा बेहतर माहौल है, ठीक है ना. सो यू कैन से दैट एंडोथर्मिक्स आर सच रिएक्शंस जो कि हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं. यू कैन से दैट हीट एनर्जी एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग, राइट. इट एब्जॉर्ब्स हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग. इज दैट राइट बच्चों? Is that clear to all of you? जी sir. Yes, bachcho. So this is one of the example for you can say that photosynthesis is one of the example of endothermic reactions, and you can even say that generally what happen, reactants energy को absorb करते हैं और product बनाते हैं. This is the general pattern of the endothermic reactions. एनर्जी ज्यादातर वो एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद आपके पास प्रोडक्ट बन जाती है. एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप रिमेंबर ओवर हियर बच्चों, वो आपको जो याद रखनी है वो ये रखनी है कि एक्सोथर्मिक जो रिएक्शंस होते हैं वो आपको हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और जो हमारे पास थर्मामीटर होता है ना बच्चों, थर्मामीटर जो है एक्चुअली हॉटनेस को मेजर करता है कि कितना हॉट टेम्परेचर आपके पास, यानी कितना टेम्परेचर बढ़ गया है आपके पास, ठीक है ना. तो आप हमेशा याद रखें कि एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज हो रही है तो टेम्परेचर बढ़ेगा. ज्यादातर बच्चे समझते हैं एंडोथर्मिक बढ़ेगा, भाई वो पॉजिटिव वैल्यू जो ऊपर जा रही है ना वो हॉटनेस को मेजर करने के लिए. तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसका मतलब है गर्मी बढ़ रही है, ठीक है ना. तो यू नीड टू रिमेंबर दिस कि आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में टेम्परेचर आपके पास होगा राइज, टेम्परेचर राइज, और जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में आपके पास टेम्परेचर होगा लो, सो इट विल बी fall of the temperature. You need to keep remember this, that temperature falls in endothermic reactions. And also one more definition about endothermic and exothermic that you need to keep remember is that exothermic और endothermic में ये भी बड़ा हमारे पास हमेशा से बच्चों के जहन में लड़ाई रही है इस बात को लेकर कि भाई एंडोथर्मिक आपके पास बॉन्ड मेकिंग क्यों नहीं होता, वो बॉन्ड ब्रेकिंग क्यों होता है. भाई देखो आपके पास एंडोथर्मिक होता है बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है ना. अब आप बोलेंगे सर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो बॉन्ड मेकिंग होना चाहिए, नहीं, इट्स बॉन्ड ब्रेकिंग, और ये होता है आपके पास बॉन्ड मेकिंग. अब फॉर सपोज आपके पास एक रिएक्शन है, जैसे फॉर सपोज आपके पास मीथेन वाला ही रिएक्शन है, दिस इज मीथेन गैस जो कि हम घरों में यूज करते हैं एज अ फ्यूल. दिस इज अ मीथेन गैस, और ये रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ, तब जाके ये बनाती है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है ना. ये आपके पास क्या होते हैं, ये टूट रहे हैं, वो बन रहे हैं, ठीक है ना. अब आप मुझे बताओ कि ये वाले बॉन्ड कब टूटेंगे. ये वाले बॉन्ड टूटेंगे कब, जब ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, ये आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी एब्जॉर्ब करना शुरू करेंगे, करते 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 जब तक एनर्जी एब्जॉर्ब करते रहेंगे जब तक इनकी कैपेसिटी नहीं आ जाएगी, इनके बॉन्ड स्ट्रेंथ से ज्यादा आप इसको एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर दोगे. जब हम
इनको एनर्जी एब्जॉर्ब कराते रहते हैं, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करते रहते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब होती रहती है, और जब इनकी स्ट्रेंथ से ज्यादा एनर्जी आप इनको प्रोवाइड कर देते हो तो ये टूट जाते हैं, तो ये बॉन्ड क्या हो जाते हैं आपके पास, ब्रेक हो जाते हैं। जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, आपने इतनी सारी इनको एनर्जी दे दी, फिर ये वाला बॉन्ड बना, ये वाला बॉन्ड बना, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी बच रही होती है वो एनर्जी क्या हो जाती है, वो रिलीज हो जाती है, वो एनर्जी आपके पास रिलीज हो जाती है। तो दिस इज बॉन्ड मेकिंग। तो आपको हमेशा याद रखना है भाई, बॉन्ड मेकिंग इज एक्चुअली एक्सो एंड बॉन्ड ब्रेकिंग इज एक्चुअली एंडो। दिस इज कंपल्सरी। और देखिए दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि एक चीज हो रही है, मतलब एक रिएक्शन है तो सिर्फ एंडोथर्मिक ही है, एक रिएक्शन है तो वो सिर्फ एक्सोथर्मिक ही है, ऐसा नहीं है। अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसमें एंडो वाला पार्ट भी है, उसमें एक्सो वाला पार्ट भी है। अगर बॉन्ड टूटेंगे नहीं तो नए बॉन्ड बनेंगे कैसे? तो पहले आपको पुराने वाले बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ता है, फिर जाके आपके पास नए वाले बॉन्ड्स बनते हैं। तो दैट इज वाई हर एक रिएक्शन जो आपके पास होता है उसमें एंडो और एक्सो पार्ट दोनों होते हैं, बट ओवरऑल रिएक्शन जो ज्यादा हो रहा होता है वो आपके ऊपर वो टोटल रिएक्शन हो जाता है। तो फॉर सपोज यहाँ एनर्जी रिलीज ज्यादा हुई, फॉर सपोज मैंने इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए 500 की एनर्जी प्रोवाइड किया है, मैंने इतनी एनर्जी प्रोवाइड की कि ये सारे बॉन्ड टूट जाए, और जब बॉन्ड बने तो रिलीज कितनी हुई, 1200 की रिलीज हुई। तो मेरे पास 700 किलो जूल्स की जो एनर्जी है वो एक्सेस रिलीज हुई, मतलब मैंने दी 500 थी, निकल गई मेरे पास 700 एक्स्ट्रा उल्टी। तो इट विल बी ओवरऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर आपके पास रिलीज एनर्जी ज्यादा हो जाए, देने से ज्यादा रिलीज हो जाए, तो इट वुड बी एक्सोथर्मिक, और अगर एब्जॉर्ब ज्यादा हो जाए तो इट वुड बी एंडोथर्मिक। गॉट इट एवरी वन ऑफ यू? Yes, sir. जी सर। Then we Yes. have energy profile diagram as well. That is the main part of this chapter. आपसे पेपर में अक्सर और बेशतर पूछ लिया जाता है अबाउट एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, और ये सेम चीज है आप जो ऑलरेडी ओ लेवल्स में करके आए हो, उसी तरह की आपके पास एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होती है दोनों ही चीजों में, जो कि आपको आनी चाहिए, एक्सोथर्मिक की और एंडोथर्मिक की। सो यू कैन सी दिस, ये मैंने जर्नल इक्वेशन जो ऊपर लिखी हुई है यहाँ पर, इट वुड बी इम्पोर्टेंट फॉर यू कि यार ये कैसे पता चलेगा कि एंडोथर्मिक वाला कौन सा है और एक्सोथर्मिक वाला कौन सा है। तो ये जो इक्वेशन आपके पास है ये मैं यूज करूंगा, अभी देखिएगा, ठीक है ना? तो इसको आप जरा ध्यान में रखें। उसके बाद अभी आपके पास ये दिस इज वन ऑफ द एक्सेस, ये आपके पास y एक्सेस है, और y एक्सेस पे हमारे पास आती है एनर्जी, एंड दिस इज x एक्सेस, और यहाँ आएगा आपके पास प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन वी नो दैट पहले रिएक्टेंट्स होते हैं, फिर y सा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो इस स्टार्ट वाला जो पार्ट होगा आपका ये रिएक्टेंट का स्पेस है, और दूसरा वाला जो स्पेस है ये आपके पास प्रोडक्ट का स्पेस है, एंड दिस इज द एनर्जी। यहाँ पर आपके पास आएगी एनर्जी। सो यू कैन सी दिस बच्चों, ये रिएक्टेंट जो आपके पास एक्सोथर्मिक का रिएक्टेंट है, दिस इज एक्चुअली द इक्वल टू द सम ऑफ दीज टू। जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट और जो एनर्जी रिलीज हो रही है उन दोनों का सम है। इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ एनर्जी रिलीज भी कर रहा है। तो रिएक्टेंट इज द सम ऑफ प्रोडक्ट एंड एंथैल्पी चेंज, जो एनर्जी रिलीज हो रही है। इसका मतलब जो रिएक्टेंट है उसकी एनर्जी ज्यादा है। सो आप इसको बनाओगे ऊपर, रिएक्टेंट को आप हमेशा क्या बनाओगे एक्सोथर्मिक में, ऊपर, और प्रोडक्ट हमेशा आपके पास बनेगी नीचे। दिस इज अ कनेक्शन बिटवीन दीस टू, ठीक है? सेम एज इट इज अगर आप एंडोथर्मिक की बात करो तो एंडोथर्मिक में आ गया आपके पास एनर्जी, या आ गया आपके पास प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, दिस इज प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, and this is energy, and you can see this over here, reactant और energy का सम प्रोडक्ट के बराबर है। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट ऊपर होगी इसमें और आपके पास रिएक्टेंट नीचे होगा। और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होने की वजह से, जब प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा हो जाती है तो वो प्रोडक्ट अनस्टेबल हो जाती है। ज्यादा एनर्जी वाली प्रोडक्ट जो है, ज्यादा एनर्जाइज्ड प्रोडक्ट जो है, ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं रह पाती, वो एनर्जी लूज करके वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाती है। यही वजह है कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो है ज्यादा फीजिबल नहीं होते, एक्सो ज्यादा फीजिबल होते हैं। इस दुनिया के अंदर अगर आप 100% रिएक्शंस देखें तो उसमें से 80 to 85% रिएक्शंस आप देखेंगे एक्सो में। ज्यादा जो होने वाले रिएक्शन इस दुनिया में एक्सो क्यों है? क्योंकि वो फीजिबल होता है, उसमें जो प्रोडक्ट होती है उसकी एनर्जी कम होती है, वो स्टेबल होती है, आराम से कुछ नहीं होता, ठीक है ना? अब ये मैंने बना लिया एक्सेस। सर जी बेटे। सर हम कह सकते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। एक्टिवेशन एनर्जी की भी आप बात कर सकते हैं, ये भी आप कह सकते हैं। और दूसरा ये कि
प्रोडक्ट को एनर्जी ज्यादा चाहिए ना, एब्जॉर्ब करेगा वो, डेफिनेटली एक्टिवेशन एनर्जी इसी पे डिपेंड करेगी। जब प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है तो रिएक्टेंट्स जो है एनर्जी एब्जॉर्ब भी ज्यादा करेंगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए ना, तो इसलिए उसकी एक्टिवेशन एनर्जी भी ज्यादा है, क्योंकि प्रोडक्ट जो आप बनाने जा रहे हो उसकी एनर्जी काफी हद तक ज्यादा है। दोनों बातें ठीक है, आप कह सकते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, इस वजह से भी वो फीजिबल होती है, या आप ये कह सकते हो कि भाई प्रोडक्ट इतनी ज्यादा एनर्जी वाला प्रोडक्ट फीजिबल नहीं होता, वो अनस्टेबल होता है, इस वजह से एंडोथर्मिक रिएक्शन फीजिबल नहीं होते। ठीक है, नाउ द एंथैल्पी चेंज। व्हाट इज एंथैल्पी चेंज बच्चों? एंथैल्पी चेंज आपने हमेशा याद रखना है, इट इज अ डिफरेंस ऑफ एनर्जी। तो यू कैन इवन से दैट कि भाई ये एनर्जी डिफरेंस है। ये क्या है आपके पास? दिस इज एनर्जी डिफरेंस। ये है आपके पास एनर्जी डिफरेंस। तो एनर्जी डिफरेंस किसकी बात करेंगे भाई? एनर्जी डिफरेंस तो रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान को जो डिफरेंस होता है ना एनर्जी का, उसको हम बोलते हैं एनर्जी डिफरेंस। तो देखो ये आप कैसे निकालोगे? रिएक्टेंट ये रहा और प्रोडक्ट ये ही, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, दिस इज द एनर्जी डिफरेंस। दिस इज द एनर्जी डिफरेंस। ये इन दोनों की एनर्जीज का डिफरेंस है। अब ये कितना भी होगा, एग्जाम में हो सकता है वो यहाँ लिख के दे दे अगर आपको, तो आप निकाल सकते हैं। दिस इज फॉर सपोज ये अगर 100 दे दे और ये 50 दे दे, तो यू कैन से दैट यार ये 50 है डिफरेंस। ठीक है ना? एंड यू आल्सो नीड टू कीप रिमेंबर दिस कि भाई जहां प्रोडक्ट होगी हेड हमेशा वही होगा एंथैल्पी चेंज का, हमेशा प्रोडक्ट की साइड पे इसका हेड होगा। तो यहाँ प्रोडक्ट ऊपर है तो हेड इट शुड बी अपवर्ड, और यहाँ प्रोडक्ट नीचे तो हेड शुड बी डाउनवर्ड। एंड डाउनवर्ड शोज के यार ये नेगेटिव है। और एंथैल्पी चेंज आपके पास एक्सोथर्मिक में हमेशा नेगेटिव होता है। यहाँ पर एंथैल्पी चेंज आप हमेशा देखोगे कैसा होता है जो नेगेटिव होता है, और यहाँ पर एंथैल्पी चेंज हम हमेशा कैसे देखेंगे? पॉजिटिव देखेंगे। तो एंथैल्पी चेंज is always positive for endothermic reactions and negative for exothermic reactions. Right, every one of you? Yes, sir. Then one more thing is, which is very important in this diagram is activation energy. This is activation energy. And what is activation energy? This is actually the energy required to start any reaction. Activation energy is actually energy required to start any reaction. And you need to keep remember this भाई, किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो आप एनर्जी दोगे वो किसको दोगे? प्रोडक्ट तो होगी नहीं आपके पास, आप रिएक्टेंट को ही दोगे ना एनर्जी। तो रिएक्टेंट को एनर्जी दोगे और तब तक दोगे जब तक वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू ना हो जाए। तो रिएक्टेंट टू हाईएस्ट पीक, दिस डिस्टेंस इज एक्चुअली एक्टिवेशन एनर्जी। तो आप देखें, दिस इज रिएक्टेंट, दिस इज रिएक्टेंट एंड दिस इज द हाईएस्ट पीक। तो यहां तक का जो डिस्टेंस, ये जो एनर्जी आपने एक्स्ट्रा अपने पास से दी है, दिस इज व्हाट? एक्टिवेशन एनर्जी। एंड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि इसको हमेशा आप ही प्रोवाइड करोगे रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। तो दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी जो कि आपके पास है एंडोथर्मिक में बहुत ही ज्यादा। तो ये रीजन भी आपके पास हो सकता है, दैट इज व्हाई दीस रिएक्शंस आर नॉट फीजिबल, क्योंकि जिसको जितनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है उसको कराने के लिए आपको टाइम भी उतना लगता है। और ये आपने कार्बोकैटायन में भी पढ़ा था कि जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा थी वो माइनर प्रोडक्ट थी, और जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम थी वो मेजर प्रोडक्ट बना रहा था। ठीक है, सेम एज इट इज वी हैव वन मोर केस ओवर हियर कि अगर आप कैटलिस्ट यूज करते हो, सो वी नो दैट कैटलिस्ट यूज करने से क्या होता है? इट स्पीड्स अप द रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये लो कर देता है आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी को और स्पीड अप कर देता है रिएक्शन को। एंड यू नीड टू कीप रिमेंबर दिस, नो इफेक्ट ऑन प्रोडक्ट, इट हैज नो इफेक्ट ऑन ईल्ड पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, यानी कि प्रोडक्ट बनाते वक्त इसका इफेक्ट कुछ भी नहीं होगा, बस स्पीड कर देगा रिएक्शन को। तो दिस विल बी द लाइक अ रिएक्शन। देखो थोड़ा सा इसने पहले कर दिया रिएक्शन। फॉर सपोज आपके पास ये वाला जो रिएक्शन था, यहाँ लिखा हुआ है आपके पास फॉर सपोज 200 एनर्जी, और ये लिखी हुई है आपके पास 400 एनर्जी। तो आप देखें, आपको 200 की एनर्जी चाहिए थी, 200 किलोजूल्स एनर्जी चाहिए थी रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए, पर कैटलिस्ट डालने से क्या हुआ? ये प्रोसेस आपके पास 320 पर हो गया। फॉर सपोज 320 पर हो गया, आप देखें 80 किलोजूल्स की आपकी एनर्जी कैटलिस्ट डालने की वजह से सेव हो गई। तो इस 80 किलोजूल्स एनर्जी को बढ़ाने के लिए, इस जितना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो टाइम चाहिए था आपको, वो भी आपका सेव हो गया, कॉस्ट भी आपकी सेव हो गई, एनर्जी भी आपकी सेव हो गई। तो ये तीन चीजें आपके पास कैटलिस्ट से बच सकती हैं। यू कैन से दैट दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ कैटलाइज रिएक्शन। ठीक है, एंड ओवर हियर इट इज आल्सो लाइक दिस। तो यहाँ पर भी आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, तो आपके पैसे, टाइम और एनर्जी बच जाएगी। Is that right, every one of you? Is that clear? Yes, sir. Any Yes. problem, any question that you want to ask?
नो सर। चलें आप कोशिश करें इसको जल्दी से. लेट्स स्टार्ट दिस. Now we are actually moving towards the measurement of enthalpy changes. अभी आपने सिर्फ इसको ड्रॉ करके देख लिया, that's fine. आपको आइडिया हो गया कि एंथैल्पी चेंज होता क्या है. आपको ये पता है एंथैल्पी चेंज आपके पास चेंज इन एनर्जी होता है. रिएक्टर और प्रोडक्ट के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है उसको आप एंथैल्पी चेंज बोलते हो. बट इन आवर सिलेबस वी नीड टू फाइंड आउट द एंथैल्पी चेंज एज वेल, राइट? So first of all, we are going towards the first method, और you can say that कि हम एंथैल्पी चेंज किस तरह निकाल सकते हैं, कि हमारा ये पहला मेथड है. और पहला मेथड क्या है आपके पास? फर्स्ट मेथड इज measurement of enthalpy changes from experiments, right? So you are actually measuring enthalpy change. enthalpy change का डेल्टा एच कहते हैं हम, ठीक है ना? enthalpy change from experiments, right? You are doing this from experiments. आप experiment से ये काम कर सकते हो. और इसके लिए बच्चों लगता है हमारे पास कैलोरीमीटर वाला apparatus, और ये आपने डेफिनेटली इस कॉलेजेस में लैब में भी किया होगा. डेफिनेटली आपने ये लैब में किया होगा. तो उस लैब में करने के लिए हम इस पे लगाते हैं एक कैलोरीमीटर वाला apparatus. इसको हम बोलते हैं कैलोरीमीटर. इसके लिए एक apparatus लगता है, और वो apparatus कुछ इस तरह से आपके पास होता है, ठीक है? ये आपके पास एक कप होता है. इस कप को हम नॉर्मली यूज करते हैं. ये पॉलीस्टाइरीन का कप हम नॉर्मली यूज करते हैं, ठीक है ना? पॉलीस्टाइरीन का कप नॉर्मली हम क्यों यूज करते हैं? हम इसलिए यूज करते हैं पॉलीस्टाइरीन का कप क्योंकि ये हीट इंसुलेटर होता है, ठीक है ना? तो ये इतनी आराम से हीट को समझ लें कि जाने नहीं देता बाहर, ठीक है ना? इसीलिए हम कॉफी वगैरह जब हम डिस्पोजेबल ग्लास लेते हैं तो वो यही वाले ग्लास देता है, क्योंकि उससे क्या होता है आपके पास आपकी कॉफी या जो चाय होती है वो इतनी जल्दी ठंडी नहीं होती. दूसरा ये कि आपके पास इसके बावजूद, इन सब के बावजूद आप क्या करते हो? इसको क्लोज रखते हो, ठीक है ना? इसके बावजूद भी आप ये इंसुलेटर है, अच्छा इंसुलेटर है, उसके बाद भी आप इसके ऊपर लिड रखते हो कि किसी तरह से इसकी जो एनर्जी है वो बाहर की तरफ ना जाए, ठीक है ना? मतलब इसके किसी तरह की एनर्जी इसमें रिलीज ना हो, ठीक है? कलर चेंजेस वगैरह के लिए इस्तेमाल नहीं करते हम इसको. हिश्मा, वी आर यूजिंग दिस टू कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज, ठीक है ना? और उसके अलावा फिर हम इसमें एक लगाते हैं बच्चों, हम इसमें एक थर्मामीटर लगाते हैं. और थर्मामीटर हम इसमें इस लिड के अंदर एक छोटा सा होल होता है, उसके थ्रू से होता हुआ जाता है ये थर्मामीटर. और ये थर्मामीटर मेजर करता है कि कितना टेम्परेचर इस वाटर ने चेंज किया है, ठीक है ना? ये थर्मामीटर क्या मेजर करेगा? ये इसके अंदर हमारे पास वाटर होता है, हम यहाँ पर पानी लेते हैं, इस पानी को हम हीट करेंगे ना, तो ये इसका जो टेम्परेचर राइज होगा उसको ये थर्मामीटर क्या करेगा? मेजर करेगा, राइट बच्चों? सो दिस इज एक्चुअली द apparatus. इसके अंदर कुछ चीजें हैं आपके पास. ये आपके पास थर्मामीटर है, ठीक है ना? और थर्मामीटर हम किस लिए यूज करते हैं भाई? थर्मामीटर हम इसलिए यूज करें ताकि वो टेम्परेचर को नोट कर सके, कि ये थर्मामीटर आपके पास टेम्परेचर नोट करेगा कि कितना चेंज इन टेम्परेचर आपके पास आया है. दिस इज वाटर. आप इसका मास भी ले सकते हो, इसका वॉल्यूम भी ले सकते हो, नो इशू. मास हो चाहे वॉल्यूम, आप दोनों ले सकते हो, बिकॉज पानी की जो डेंसिटी होती है इट इज ऑलवेज 1.1, इट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, ठीक है ना? अब 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो यानी मास और वॉल्यूम पानी के लिए सेम है, तो आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है? अब एक और चीज होती है आपके पास, पानी की एक कांस्टेंट हीट कैपेसिटी होती है, ठीक है ना? तो एक आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ पर, जिसको आप क्या बोलते हो? हीट कैपेसिटी, राइट? आप क्या बोलते हो उसको? आप बोलते हो उसको हीट कैपेसिटी कांस्टेंट, ठीक है ना? अब इसको हम यहाँ यूज करें, दिस इज नोन एज स्पेसिफिक हीट capacity of water. This is constant, and the value of this is 4.18 joules per gram per Kelvin, ठीक है ना? इसका मतलब ये कि इतनी एनर्जी चाहिए, इतनी एनर्जी पानी को चाहिए. 1 ग्राम पानी का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको इतनी एनर्जी चाहिए. इट्स फिक्स. ये पानी के लिए हमने फिक्स यूज कर लिया. अब जब आप एनर्जी निकालोगे ना, जैसे पानी के अंदर कितनी टेम्परेचर चेंज आया है, कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, या कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, तो वो निकालने के लिए आप फॉर्मूला क्या लगाओगे? इट इज Q
mc delta t and I told you कि अगर आपको वॉल्यूम भी गिवन होगा तो आप वो भी यूज कर सकते हो, तो मास नहीं है तो आप वॉल्यूम भी यूज कर सकते हो, वॉल्यूम c डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, मतलब कि कोई भी चीज आपने जब इसको जलाई है या कोई चीज इसमें ऐड की है या आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किया, व्हाट यू एवर डूइंग, अब वो जो भी कर रहे हैं वो करने से पहले टेम्परेचर क्या था और करने के बाद टेम्परेचर क्या हुआ, उसको नोट डाउन करने के लिए आपके पास डेल्टा एच है, डिफरेंस इन टेम्परेचर। करने से पहले क्या था, करने के बाद क्या हुआ, तो जो डिफरेंस इन टेम्परेचर आएगा वो हमें बताएगा कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है। और इंथैल्पी चेंज अगर आप निकालना चाहें, एनर्जी आपके पास आ गई और फिर आप चाह रहे हैं कि इंथैल्पी चेंज आप निकाल लें, तो उसका फॉर्मूला अलग होगा, उसका फॉर्मूला होगा डेल्टा एच इज इक्वल्स टू एनर्जी जो कि रिलीज हुई है उसको आपको किलोजूल्स में लेना पड़ेगा एंड ओवर द नंबर ऑफ मोल्स। तो बच्चों जब ये दो फॉर्मूला आप यूज करेंगे तो इसको यूज करने के बाद आप इजीली निकाल सकते होंगे कि कितनी इंथैल्पी चेंज हुई है इस रिएक्शन में। तो पहली इंथैल्पी चेंज जो मैं निकालने जा रहा हूं, वो जो पहला मेथड है मेरे पास वो है इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन की इंथैल्पी चेंज हम निकालेंगे, यानी कि अगर कोई चीज पानी में आप डिसॉल्व कर रहे हो तो क्या उसकी इंथैल्पी चेंज आप निकाल सकते हैं या नहीं। तो सॉल्यूशन की इंथैल्पी चेंज हम निकालने लगे हैं। तो पहली चीज जो हम करेंगे इस वाले मेथड में वो है आपके पास इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशंस। हम एक्सपेरिमेंटली इसको परफॉर्म करेंगे और हम निकालेंगे कि भाई इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन क्या बनी, ठीक है बच्चों। सो दिस इज द थिंग दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। फॉर सपोज मैं आपको कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन है वो दे रहा हूँ, जैसे कि आपने उसमें पानी लिया है, ठीक है ना, हमने कितना पानी लिया है, दिस इज फॉर सपोज 100 grams ऑफ वाटर। हमने कितना लिया है, ये हमने लिया है 100 grams ऑफ वाटर। ये हमने इस एक्सपेरिमेंट में मास लिया है वाटर का 100 ग्राम ऑफ वाटर। उसके बाद स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट जो C की वैल्यू है इट इज कांस्टेंट व्हिच इज 4.18 जूल्स पर गैलन पर ग्राम, ठीक है ना। उसके अलावा आप जब इसका आपने पानी इसमें ऐड किया तो इसका आपने टेम्परेचर नोट किया। इनिशियल टेम्परेचर जो आपके पास था, इनिशियली जो आपके पास टेम्परेचर था, इनिशियल टेम्परेचर बिफोर एडिंग एनी सब्सटेंस ओवर देयर इन द वाटर, इट वाज लाइक 18.2 डिग्री सेल्सियस। इनिशियली टेम्परेचर पानी का 18.2 था। देन यू ऐड ओवर हियर मास ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। आपने इसके अंदर पानी के अंदर अमोनियम नाइट्रेट ऐड कर दिया और वो कितना आपने ऐड किया, 7.10 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट आपने इसमें पानी में ऐड कर दिया। यहाँ से आपने कहीं से लेड थोड़ी सी उठाई और आपने इसमें 7.10 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट ऐड कर दिया, उसको मिक्स किया और छोड़ दिया। हाईएस्ट फॉल या हाईएस्ट राइज जब भी जाएगा, जहां तक भी जाएगा टेम्परेचर, तब तक के लिए आपने इसका टेम्परेचर नोट करना है। अब चाहे ऊपर जा रहा हो चाहे नीचे जा रहा हो, जो हाईएस्ट वैल्यू होगी या जो लोएस्ट वैल्यू होगी वो आपने नोट डाउन करनी है। तो जो फाइनल टेम्परेचर आपके पास यानी कि आपको मिला, वो फाइनल टेम्परेचर जो लोएस्ट गया, हमने देखा कि अमोनियम नाइट्रेट डाला तो रिएक्शन जो डिसोल्यूशन हुई तो उसमें टेम्परेचर नीचे चला गया। कहाँ गया, लोएस्ट टेम्परेचर जो आपको फाइंड आउट हुआ वो हुआ 12.8 डिग्री सेल्सियस। सो दीज आर द इंफॉर्मेशंस जो आपको दी गई हैं। नाउ दे आर आस्किंग कि भाई ये जो सॉल्यूशन बना है इस सॉल्यूशन की इंथैल्पी चेंज निकालें, कि मतलब कितना एनर्जी डिफरेंस यहाँ पर आया वो आप निकाल के दिखाएं। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला गिवन है, यू कैन सी दिस। फर्स्ट फॉर्मूला इज वी नीड टू फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल द एनर्जी over here जो कि यहाँ रिलीज हुई है या एब्जॉर्ब हुई है। So we have mass of water, so that is why I'm using mc delta t. As we have 100 gram of water, remember आपने यहाँ पर पानी का मास लेना है, क्योंकि टेम्परेचर भाई एनर्जी किस में डिफरेंस आ रहा है, एनर्जी का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है पानी के अंदर, तो आप पानी का मास लेंगे इसके अंदर। आपने टेम्परेचर जो इनिशियल लिया था वो अमोनियम नाइट्रेट को तो नहीं लिया था ना, आपने पानी का लिया था। तो वट एवर द चेंज इज हैविंग ओवर हियर, ये सारा का सारा चेंज आ रहा है पानी के अंदर, तो आप लेंगे भी किसका, फिर पानी का ही मास लेंगे। फिर हीट कैपेसिटी आपके पास है 4.18 which is constant value, and what is the difference in temperature, initially बड़े वाली वैल्यू को आप पहले रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मैं आपको साइन आखिरी में लगवा दूंगा। 18.2 आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है और छोटी वाली वैल्यू है आपके पास 12.8, this is the energy difference. So 18.2 minus 12.8 will give you 5.4, यानी कि this is the temperature difference जो कि आया वहां पर, सही है। उसके बाद मल्टीप्लाई 4.18 then multiply 100.
तो ये आपके पास टोटल आंसर कितना आया मेरे बच्चों? आपके पास आंसर आया टोटल आंसर इज 2257.2 जूल्स। ये आपके पास आ गई एनर्जी रिलीज जो कि आपके पास हुई ड्यूरिंग दिस डिसोल्यूशन। इतनी एनर्जी आपके पास रिलीज हुई या एब्सॉर्ब हुई, जो भी हुई। अब आपने निकालनी है एंथैल्पी चेंज। जब आपने एंथैल्पी चेंज निकालना है तो एंथैल्पी चेंज का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है, जो कि आपको गौर करना है कि मैंने वहां लिखवाया है एनर्जी इन किलोजूल्स ओवर द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है ना? और ये नंबर ऑफ मोल्स किसके होंगे? सॉल्यूट के, जिसकी वजह से ये एनर्जी डिफरेंस आया। आप बोलेंगे कि यार मैंने 7.10 ग्राम डाला है तो ये एनर्जी डिफरेंस आया, ये एनर्जी रिलीज हुई है, ये एनर्जी एब्सॉर्ब हुई है। इस वजह से एंथैल्पी चेंज में आप नीचे मोल देखेंगे उसके, जिसकी वजह से ये चेंज आया। ठीक है, तो इस सब के लिए पहले तो आपको कुछ रफ वर्क करना पड़ेगा। और वो रफ वर्क क्या होगा? एक रफ वर्क ये होगा कि आपने ये जो एनर्जी है ये आपके पास है जूल्स के अंदर, आपको इसको डिवाइड कराना पड़ेगा 1000 से, ताकि ये हो जाए कन्वर्ट किलो जूल्स के अंदर। तो पहला इंफॉर्मेशन जो आपके पास आ गया वो हो गया 2.2572 किलो जूल्स एनर्जी। आपने इसको कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद आपको निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल्स निकालने के लिए आपको मास गिवन है और मास ओवर एमआर करेंगे तो यू कैन फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स। Mass is 7.10 gram. And what is the MR of ammonium nitrate? Ammonium nitrate, it is NH4NO3. N is 14, hydrogen is 1 into 4, plus N is 14 and oxygen is 16 into 3. So it will be 48, it will be 14, it will be 4, it will be 14. Try to understand this बच्चों, कि आपने इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर देना है। कैलकुलेटर में डाल के आंसर गलत आते हैं आप लोग के, आप लोग सब कुछ एक साथ करवा देते हो, मल्टीप्लाई प्लस सब कुछ, और बोर्ड मास रूल तबाह कर देते हो, और उसके बाद आंसर आता है यहाँ 80 के अलावा कुछ और ही आंसर आता है। तो बच्चों जो चीज आप सही कर सकते हो, बच्चों वाली चीज जो आप 9 क्लास से सीखते हुए आ रहे हो, उसको प्लीज गलत मत करना। सो इट इज 7.10 divided by 80. So what it will give you? 7.10 divided by 80 will give you 0.08875 moles. So these are the moles जो कि मेरे पास moles भी आ गए हैं। So let's see what is the answer over here. It is 2.2572 kilojoules में आ गई energy, and the number of moles are 0.08875. These are the number of moles. So let's see 2.2572 divided by 0.08875. It will give you 25.43 kilojoules per mole enthalpy change. This is 24.43 kilojoules per mole enthalpy change. And also, how can we add the mark of positive or negative over here? You just look at over here. I told you it's very important. Initially, the temperature was 18.2 and now it is 12.8. So, bachcho, is it increase or decrease? Sir, decrease. Decrease कौन सा होता है? एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक? सर एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, नेगेटिव? Positive. So it should be positive 25.43. This is the answer of enthalpy change. Is that clear, every one of you? यस। Any problem? So you can ask. बच्चों किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे पूछ सकता है, और अगर नहीं है तो मुझे बताएं, ताकि फिर मैं आपको एक अलग क्वेश्चन दूं इसको सॉल्व करने के लिए। Right, every one of you? All fine? All right? Any question? Anything that you want to ask? No questions? All clear? चलें, तो ये क्वेश्चन आपके सामने खुला हुआ है और मैं ग्रुप